दोस्तों, कहते हैं कि औरत का मन और समुद्र की गहराई को नापना नामुमकिन है। लेकिन जब इसी मन में पाप का बीज पनप जाए और हवस की आंधी चलने लगे, तो वो बवंडर बनकर पूरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देती है। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही कस्बे की है, जहां रिश्तों की चादर ओढ़कर एक ऐसा खेल खेला गया, जिसने न केवल खून के रिश्तों को शर्मसार किया, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। भाग 1। घर की दहलीज और खालीपन। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला। इसी जिले के बाहरी इलाके में एक कस्बा है, जिसका नाम है जमालपुर। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। घर के मुखिया थे रामेश्वर दयाल। रामेश्वर जी अब बूढ़े हो चले थे और उनकी पत्नी की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विजय और छोटा बेटा सूरज। विजय की उम्र लगभग 28 वर्ष थी और वो एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर था। उसका काम ऐसा था कि उसे अक्सर महीनों महीनों घर से बाहर दूसरे शहरों में रहना पड़ता था। वहीं छोटा बेटा सूरज, जिसकी उम्र अभी 22 साल थी, वो अभी कॉलेज में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा रहता था। विजय की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी का नाम था रचना। रचना नाम की ही तरह बेहद खूबसूरत। 24 साल की रचना जब सज संवर कर घर से निकलती थी, तो देखने वाले बस देखते रह जाते थे। तीखे नैन नक्श और गोरा रंग, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खालीपन था जिसे विजय अपनी नौकरी की वजह से भर नहीं पा रहा था। शादी की शुरुआती 6 महीने तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही विजय को प्रोजेक्ट के सिलसिले में लखनऊ जाना पड़ा, रचना इस बड़े से घर में अकेली पड़ गई। घर में सिर्फ ससुर रामेश्वर जी थे, जो अपनी बीमारी के कारण ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे, और देवर सूरज, जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। रचना की दिनचर्या बस घर का काम करने और टीवी देखने तक सीमित थी। जवानी की दहलीज पर खड़ी रचना को जिस पति के प्यार और साथ की जरूरत थी, वो उसे फोन पर होने वाली चंद मिनटों की बातों से नहीं मिल पा रहा था। भाग 2। देवर और भाभी, एक नई शुरुआत। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे रचना और सूरज के बीच बातचीत बढ़ने लगी। शुरुआत में ये बातचीत सिर्फ भाभी चाय दे दो या भाभी खाना लगा दो तक सीमित थी। लेकिन सूरज भी नौजवान था। घर में एक खूबसूरत भाभी को दिन रात अपनी आंखों के सामने देखकर उसके मन में भी हलचल होना स्वाभाविक था। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। रामेश्वर जी दवाई लेकर सो चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सूरज अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था कि तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रचना रसोई में थी। अंधेरे से उसे डर लगता था। वो घबराकर हॉल की तरफ भागी और अनजाने में सूरज से टकरा गई, जो टॉर्च ढूंढने निकला था। उस अंधेरे में जब दोनों का स्पर्श हुआ, तो मानो दोनों के बदन में बिजली दौड़ गई। रचना ने डर के मारे सूरज का हाथ कसकर पकड़ लिया। सूरज ने कहा, भाभी डरिए मत, मैं हूं ना। उस दिन उस मैं हूं ना में एक अलग ही वजन था। बिजली आ गई, दोनों अलग हो गए, लेकिन उस एक पल ने उनकी बीच की झिझक की दीवार को गिरा दिया था। अब सूरज और रचना अक्सर साथ बैठकर बातें करने लगे। विजय का फोन आता तो रचना बात करती, लेकिन उसका ध्यान अब सूरज पर रहने लगा था। सूरज भी अब कॉलेज से जल्दी घर आने लगा। वे दोनों घंटों हंसी मजाक करते। सूरज रचना की तारीफ करता, जो विजय ने शायद ही कभी की थी। एक दोपहर जब ससुर जी सो रहे थे, सूरज ने रचना से कहा, भाभी आप बहुत सुंदर है, भैया की किस्मत बहुत अच्छी है। रचना ने शर्माते हुए अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और कहा, सिर्फ किस्मत अच्छी होने से क्या होता है, सूरज पास रहने वाला भी तो चाहिए कद्र करने के लिए। ये इशारा काफी था। सूरज समझ गया कि भाभी के दिल में भी वही आग लगी है जो उसके दिल में सुलग रही है। और फिर वही हुआ जो मर्यादा के खिलाफ था। देवर और भाभी के बीच जिस्मानी रिश्ता बन गया। ये रिश्ता अब घर की 4 दीवारी में, कभी रसोई में तो कभी छत पर परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की लत बन चुके थे। भाग 3। अतीत की दस्तक। कहानी यहाँ खत्म होती तो शायद ये एक साधारण अवैध संबंध की कहानी होती, लेकिन रचना की जिंदगी में एक तीसरा कोण भी था, जो शादी से पहले का था। रचना का मायका कानपुर में था। शादी से पहले वहां उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के मुकेश के साथ उसका गहरा प्रेम प्रसंग था। मुकेश एक आवारा किस्म का लड़का था, जो कोई काम धंधा नहीं करता था, बस गुंडागर्दी और उगाही करता था। रचना के घर वालों ने जब उसे मुकेश के साथ देख लिया था,
तो आनंद फानन में उसकी शादी सुल्तानपुर की विजय से करवा दी थी। शादी के बाद रचना ने मुकेश से संपर्क तोड़ दिया था, लेकिन मुकेश उसे भूला नहीं था। उसे कहीं से खबर मिल गई थी कि रचना का पति बाहर रहता है और वो ससुराल में अक्सर अकेली रहती है। ससुर और देवर को वो बाधा नहीं मानता था। अचानक एक दिन रचना के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, कौन? रचना ने पूछा। मेरी जान, इतनी जल्दी अपनी पहली मोहब्बत को भूल गई? उधर से मुकेश की भारी आवाज आई। रचना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुकेश, तुम मेरे पास फोन क्यों किया? मेरी शादी हो गई है। मुकेश हंसा। शादी हो गई तो क्या हुआ, दिल तो आज भी मेरा ही है। और सुना है तुम्हारा पति तो बाहर रहता है। मैं अगले हफ्ते सुल्तानपुर आ रहा हूं, मुझे तुमसे मिलना है। रचना ने बहुत मना किया, लेकिन मुकेश ने धमकी दी। उसने कहा कि अगर वो नहीं मिली तो वो उसके घर आ जाएगा और उसके ससुर और पति को उनकी पुरानी तस्वीरें दिखा देगा। समाज और बदनामी के डर से रचना सहम गई। भाग 4, 2 नावों की सवारी। जब मुकेश सुल्तानपुर आया तो रचना ने बहाना बनाया कि वो मंदिर जा रही है। वो मुकेश से एक लॉज में मिली। मुकेश ने वहां रचना के साथ जबरदस्ती की, या यूं कहें कि रचना ने ब्लैकमेलिंग के डर से समर्पण कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये भी एक सिलसिला बन गया। अब रचना की जिंदगी एक अजीब दौराहे पर थी। घर के अंदर देवर सूरज के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो भावनात्मक और शारीरिक दोनों था। और बाहर मुकेश के साथ वो मजबूरी और डर का रिश्ता निभा रही थी, जिसमें धीरे धीरे उसे भी एक अलग तरह का रोमांच मिलने लगा था। रचना एक कुशल खिलाड़ी बन चुकी थी। वो सूरज से कहती कि वो मायके वालों से बात कर रही है और मुकेश से बात करती। वो मुकेश से कहती कि घर में काम है और सूरज के साथ वक्त बिताती। विजय अपनी मेहनत की कमाई घर भेजता रहा, ये सोचकर कि उसकी पत्नी घर संभाल रही है। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी 2-2 मर्दों को संभाल रही है। भाग 5, टकराते हुए रास्ते। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। एक दिन गड़बड़ हो गई। मुकेश की मांगें बढ़ने लगी। वो अब बार बार मिलने का दबाव बनाने लगा। एक दिन मुकेश ने जिद की कि वो रचना के घर के पास आएगा। रचना ने उसे मना किया, लेकिन मुकेश शाम को उसके घर के पीछे वाले बगीचे में आ धमका। संयोग से उस वक्त सूरज छत पर था। उसने देखा कि एक अजनबी आदमी बगीचे की दीवार के पास खड़ा है और रचना पिछले दरवाजे से उससे बात करने गई है। सूरज नीचे भागा। उसने छिपकर उनकी बातें सुनी। मुकेश कह रहा था, अरे कब तक ऐसे छुपकर मिलेंगे? उस बुढ़े ससुर और उस बच्चे देवर से क्या डरना? चल आज रात भर चलते हैं। रचना गिड़गिड़ा रही थी, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। मुकेश, चले जाओ यहां से। सूरज का खून खौल उठा। वो समझ गया कि ये आदमी कोई चोर नहीं बल्कि भाभी का आशिक है। लेकिन वो चुप रहा। जब रचना अंदर आई तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। सूरज ने सीधे पूछा, भाभी वो कौन था? रचना पहले मुकरी, फिर रोने लगी। उसने एक नई कहानी गढ़ दी। उसने सूरज को अपने जाल में फंसाने के लिए कहा, सूरज, वो मेरा पुराना दुश्मन है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहता है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें और मुझे जान से मार देगा। वो हमारे रिश्ते के बारे में जानता है। रचना ने बड़ी चालाकी से मुकेश को विलन और खुद को बेचारी बना दिया। उसने ये भी कहा कि मुकेश ने उसके साथ बदतमीजी की है। सूरज, जो रचना के प्यार में पागल था, ये सुनकर आपा खो बैठा। उसे लगा कि कोई उसकी भाभी और उसकी प्रेमिका को तंग कर रहा है। सूरज ने गुस्से में कहा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रचना ने इसी पल का इंतजार किया था। उसने सोचा कि अगर सूरज मुकेश को मार दे तो उसका पीछा भी छूट जाएगा, और अगर पुलिस का चक्कर हुआ तो फंसेगा भी सूरज। वो साफ बच निकलेगी। भाग 6, खूनी साजिश। उस रात बिस्तर पर लेपेलू रचना और सूरज ने मुकेश की हत्या की साजिश रची। रचना ने कहा, कल रात उसे मैं पुराने स्कूल के पीछे के खंडर में बुलाऊंगी, तुम वहां पहले से छिपे रहना। सूरज ने पूछा, लेकिन भाभी, पुलिस? रचना ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा, कुछ नहीं होगा। हम कह देंगे कि कोई लूटपाट करने आया था, और वैसे भी वो गुंडा है, उसके कई दुश्मन होंगे। पुलिस हमें क्यों पूछेगी? बस तुम ये काम कर दो, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। प्रेम और हवस में अंधा सूरज तैयार हो गया। अगले दिन रचना ने मुकेश को फोन किया। आवाज में मादकता लाते हुए बोली, मुकेश, तुम कल सही कह रहे थे। मैं भी तुमसे मिल मिलकर थक गई हूँ। आज रात 11 बजे पुराने स्कूल के खंडर में आ जाओ। वहां कोई नहीं आता। हम जी भर के प्यार करेंगे। मुकेश खुश हो गया। उसे लगा कि अब रचना पूरी तरह उसकी हो गई है। भाग 7, कत्ल की काली रात। रात के 10:30 बजे जमालपुर में सन्नाटा पसरा था। सूरज घर से ये कहकर निकला कि वो दोस्त के घर नोट्स लेने जा रहा है और वहीं रुक जाएगा। उसने अपने साथ घर में रखा
एक लोहे का भारी रॉड और एक चाकू ले लिया था। वो खंडर में पहुंचकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया। ठीक 11 बजे मुकेश अपनी बाइक से वहां पहुंचा। उसमें बाइक दूर खड़ी की और सीटी बजाते हुए खंडर के अंदर आया। वहां अंधेरा था। उसने आवाज दी, रचना जान कहाँ हो? तभी रचना वहां पहुंची। उसने चेहरा ढका हुआ था। उसने मुकेश को बातों में उलझाया। आ गई तुम? मुकेश ने जैसे ही रचना को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, रचना ने उसे कसकर पकड़ लिया। ये इशारा था। पीछे से सूरज निकला, उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। उसने पूरी ताकत से मुकेश के सिर पर वार किया। खटाक! एक भयानक आवाज आई और मुकेश के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर फट चुका था और खून बहने लगा था। वो तड़प रहा था। रचना, जो अब तक एक अबला नारी का नाटक कर रही थी, उसका रूप बदल गया।